elite person, elite speaker with us again to share their expertise on the low back pain and its management. We also had a session previously with the sir in the last week on the Friday about differential diagnosis of the low back pain. Now today we are here to gain some knowledge on the integrated approach for the management of the low back pain from our elite speaker of the day, Dr. Vivek Srivastava sir. Dr. Vivek Srivastava is a associate professor in the LNCT University Bhopal and is having big experience as a clinical as well as academics. And Dr. Vivek Srivastava sir has also contributed numerous papers in the journals. And we are really grateful to the sir for joining us. And as he is a very senior and experienced clinical therapist, had served in the various renowned hospitals of the country. So we are really thankful to you, sir, for sharing and sparing your precious time. Welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you for introduction. And I think we can start now. Yes, sir. Your host, sir. Thank you. We'll just go through with all the things initially so that we can remind it again, and then we will proceed with treatment part. So as we have discussed previously, low back pain, for low back pain, I used to go for an integrated approach. Integrated approach in the sense we need to understand all the pathology, all the physiology behind low back pain, and whatever the cause, whatever the structure which is causing low back pain, we need to go for understand that. तो सबसे पहली चीज जो है मैंने यहाँ पे जैसा डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हम सारी चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर लें और इंटीग्रेट करके हम इसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करें। तो जैसे हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी लास्ट टाइम, मैं उन पर डायरेक्टली चला जाता हूँ। जो ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जिसमें एसआई जॉइंट डिसफंक्शन था, देयर वाज फैसेट जॉइंट ऑर्थोपैथी, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम। आई एम गोइंग टू टारगेट these conditions only as we are already practicing the low all the other treatment methods. So right now I will focus on the dysfunctions mainly which are associated with the SI joint or facet joint, and I will target some muscles also. So just I need to switch my PPT. हिमांशु सर, आई थिंक आपको वापस से एक बार करना पड़ेगा जी। राइट। सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था वेरियस कंडीशंस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट पार्ट पे भी हम आते हैं तो देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट मेथड्स अवेलेबल, एंड उसमें से कौन से मेथड्स हमें चूज करने चाहिए, विच आर द सुटेबल मेथड्स फॉर पर्टिकुलर कंडीशन और एनी पर्टिकुलर डिसफंक्शन, that will be based on upon our observation, what we are observing or what we are getting out of the investigation point of view. So I will prefer कि यहाँ पे मैं आपको मेटलैंड टेक्निक के बारे में कुछ बता दूं, मोबिलाइजेशन में मलिगन टेक्निक के बारे में कुछ बता दूं। ये दो चीजों पे मैं मेनली फोकस करता हूँ, जिसमें आपका जो मलिगन है वो ज्यादा अच्छा मेरे ट्रीटमेंट चॉइस है। फॉर मी इट इज मोर कंफर्टेबल, एंड साथ ही साथ में मैं यहाँ पे आपको मेटलैंड के बारे में भी बताऊंगा जिसमें आपका मोबिलाइजेशन टेक्निक भी होगा, और साथ ही साथ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेरियस मैनिपुलेटिव टेक्निक्स ऑल्सो। बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन में सबसे पहले हमें जो देखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो डिसफंक्शन डेवलप हो रहे हैं या फिर पोस्टरल चेंजेस जो डेवलप हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे। कुछ फोकस करूंगा मैं मैकेंजी एक्सरसाइजेस के ऊपर, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो कुछ पार्ट में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ एमईटी के बारे में, क्योंकि बैक पेन का ट्रीटमेंट इज अ वेरी लेंथी थिंग और ये सारी चीजें एक सेशन में कवर करना मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई टू डू इट।
यहाँ पे जो डिस्कस करने के लिए मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ जिस चीज के लिए मैनुअल थेरेपी यदि हम चूज कर रहे हैं तो कौन सी मैनुअल थेरेपी को हम चूज करें, किस कंडीशन में या कहाँ पे हम कौन सी मैनुअल थेरेपी को यूज करें और क्यों नहीं यूज करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड हाउ टू यूज इट। आई एम गोइंग टू कवर दीज ऑल पॉइंट्स इन आवर डिस्कशन। अभी यदि हम अप्रोच की बात करें तो मोबिलाइजेशन या यदि हम चूज कर रहे हैं स्पाइनल कंडीशन के लिए तो वहां पे हमारा मेटलैंड मोबिलाइजेशन जो है वो और मलिगन मोबिलाइजेशन जो है ये किस तरीके से वर्क करेगा ये हम देखेंगे। यदि हम मलिगन मोबिलाइजेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मलिगन मोबिलाइजेशन के लिए। स्पाइन से रिलेटेड कंडीशन में इफ यू आर गोइंग फॉर मलिगन मोबिलाइजेशन दिस इज द बेस्ट वन। दो जो करेक्शन होते हैं जहाँ पे डिस्फंक्शन होते हैं वहां पे आपका करेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट मलिगन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मलिगन कॉन्सेप्ट जो है वो डॉक्टर ब्रायन मलिगन जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था इन 1974। ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट और ये ही इज अ वेरी रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट, ही वाज वेरी रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो यदि हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दो चीजों को लिया। एक जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है वो होता है नैग और दूसरा जो होता है स्नैग। नैग इज नेचुरल एपोफाइशियल ग्लाइड एंड सस्टेन ग्लाइड, यदि हम उसको कर देते हैं तो हम उसको स्नैग के नाम से जानते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नैग एंड स्नैग। दो तरीके की ग्लाइड जो हैं वो मलिगन कॉन्सेप्ट में यूज होती हैं। और ये बेसिकली क्या है, एज वी कैन सी द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन्स, नेचुरल एपोफाइशियल ग्लाइड्स। तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होता है, जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि जो हमारे एपोफाइशियल जॉइंट होते हैं या फिर जो हमारा फेसेट जॉइंट है वो किस तरीके से मूव करता है, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे ग्लाइड्स देते हैं। ट्रीटमेंट में हमेशा मैं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोरेसिक स्पाइन से लेकर के लंबर स्पाइन तक को पूरा कवर करूँ, क्योंकि सिर्फ लंबर स्पाइन को टारगेट करके यदि हम लो बैक पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ना हम आगे यदि बढ़ते हैं कि यदि हम नैक की बात करें तो नैक जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हम ट्रांसलेटरी ग्लाइड अप्लाई करते हैं। ट्रांसलेटरी ग्लाइड जो है वो एक तरह से जो आपका फेसेट जॉइंट है उसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही होता है एज वी आर गोइंग फॉर लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन में जैसे कि हमें पता था कि हमारा जो फेसेट जॉइंट है वो उसका सुपीरियर और इंफीरियर फेसेट जॉइंट जो है वो एक इस तरीके से रहता है, इंफीरियर वन इज लाइक दिस। तो जब ये एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं तो ये एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते समय पे ये एक दूसरे से क्लोज पोजीशन में आ जाते हैं। अभी यदि ये क्लोज पोजीशन में है तो इसको मोबिलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ग्लाइड देना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन जो है वो 90 डिग्री पे है। तो जब हम ग्लाइड देने जाते हैं तो हम अपने हमेशा हाथ का जो हमारा हाथ है जो एप्लीकेटर हैंड है उसके पिसिफॉर्म को हम यूज करते हैं। व्हेन वी आर यूजिंग दिस पिसिफॉर्म तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से जो फेसेट जॉइंट बना है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस को हम पुश करते हैं अपवर्ड। अपवर्ड पुश करने के बाद फिर हम इसको एंटीरियरली ग्लाइड देते हैं। दिस इज हाउ यू गिव नैक ग्लाइड इन लंबर स्पाइन। देन इसके बाद एक और चीज इसमें ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं MWMS। MWMS जो है ये मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है, जहाँ पे हम मोबिलाइजेशन देने के साथ साथ में हमने जॉइंट को जब ग्लाइड दिया हुआ है उसी के साथ में हम पैसिव मूवमेंट्स या एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं MWMS के नाम से जाना जाता है। अभी यदि हम असेसमेंट की बात करें तो किस तरीके से हमको पेशेंट को असेस करना है सो दैट उसके बेसिस पे हम फर्दर ट्रीटमेंट की बात करें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनल फॉल्ट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रायन मलिगन। सबसे पहले ये जो पोजिशनल फॉल्ट है या फिर हम जिसको आज की डेट में हम डिस्फंक्शन के नाम से ज्यादा हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको सबसे पहले प्रपोज किया गया था ब्रायन मलिगन के द्वारा, जिसमें क्या है इंजरी और स्प्रेन की वजह से जो भी पोजिशनल फॉल्ट डेवलप हो रहे हैं उसके वजह से वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन डेवलप हो जा रहा है जॉइंट में, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। एंड एज वी नो इफ देयर इज रिस्ट्रिक्शन एंड वी ट्राई टू मूव देयर विल बी सम पेन। Normal joints are designed in such way that the articular surface, cartilage thickness, orientation of the ligament and capsule, direction of the muscle pull facilitates controlled movement and minimize the comprehensive force during the नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। अभी इसको हम ये जो अल्टर्ड फिजियोलॉजी वहाँ पे डेवलप हुई है जिसकी वजह से बायोमैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। देन और क्या क्या चीजें हमें दिखनी है, एनी चेंजेस इन बायोमैकेनिक्स में प्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट और पेन। ठीक है,
देन इसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ पैथोमैकेनिक्स बाय फैसिलिटेटिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट इज द बेसिक की ऑफ मलिगन कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे दैट इज द कि हम ये जो पैथोमैकेनिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। The positive proprioceptive feedback is developed by the facilitation of the facet joint movement or to break the pain spasm cycle. अगेन यहाँ पे हमने जो साथ में मूवमेंट हमने प्रोड्यूस किया है वो मूवमेंट जो है वो पेन स्पाज्म साइकिल को ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा हमको। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो हमारे ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक हाइपोमोबाइल सेगमेंट। हाइपोमोबाइल एंड हाइपरमोबाइल सेगमेंट जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई हाइपरमोबाइल सेगमेंट। कैसे हम करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था जब हम फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी की हमने बात किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि जब हम मूव कर रहे थे तो एक तरफ का फेसेट जॉइंट यदि लॉक हो रहा है या फिर इंजरी की वजह से वहां पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो देयर विल बी सम रोटेशनल कंपोनेंट जो कि इनवॉलंटरी रोटेशनल कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा पेन फ्री पैसिव एसेसरी ग्लाइड मस्ट बी एम्फसाइज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको पेन फ्री एसेसरी ग्लाइड्स जो हैं उनको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। Then the sign described by the Maitland says that the pain associated with movement or pain associated with specific functional activity is an indication of for the malignant mobilization। जो मेटलैंड का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को या कार्टनबॉर्न के कॉन्सेप्ट को ही बेस करके ये सारी चीजें जो हैं डेवलप की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ मलिगन मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने पहला जो है वो पेन फ्री एसेसरी ग्लाइड जो है वो हमने कार्टनबॉर्न के प्रिंसिपल से लिया है, और दूसरा जो है वो मलिगन मोबिलाइजेशन जो है वो आपका मेटलैंड के बेसिस पे, जहाँ पे हम पेन एसोसिएटेड विद मूवमेंट और पेन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटी को हम इंडिकेट करते हैं। देन हम इसके बाद आ जाते हैं द थेरेपिस्ट मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द पेन रिएक्शन टू इंश्योर नो पेन इज रिक्रिएटेड। जब हम मोबिलाइजेशन दे रहे हैं, ग्लाइड दे रहे हैं, उस समय पे ग्लाइड के साथ में कोई पेन जो है वो वापस से रिक्रिएट ना हो जाए, उस चीज को ध्यान रखने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऑब्जर्व पेशेंट्स फेशियल एक्सप्रेशन। Then next point is the therapist applies various glide to ensure the correct level of glide. It's a kind of hit and trial method. You need to identify the appropriate glide which is reducing pain and enhancing the movement. So you need to keep on trying. The moment you get a perfect glide, you need to sustain with that glide, and after that we can ask for active movement also. Then इसके बाद आता है while sustained glide patient is requested to perform the मूवमेंट कंपेरेबल मूवमेंट हम परफॉर्म करके देखते हैं कि जो पेन वाले मूवमेंट्स थे वो पेन वापस से कम हो रहा है, पेन फ्री मूवमेंट हो पा रहा है या नहीं। देन टू कंपेयर साइन शुड बी नाउ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। यदि हमने इस ग्लाइड को मेंटेन करके रखा हुआ है, ग्लाइड को मेंटेन करने के बाद पेशेंट मूवमेंट करके देख रहा है, मूवमेंट करते समय पे यदि उसका पेन कम हो जाता है तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ग्लाइड। Failure to improve comparable sign would indicate therapist has failed to found the correct glide. तो अभी हमको क्या करना है, we need to identify a correct glide. If there is no reduction in pain or movement is not free, then during the assessment the therapist should look for the pill response. This pill response I will discuss now. What is this pill response? Is pain free, instant result and long lasting. This is the pill response what you need to assess while giving your treatment. If there is no pill response, that means the glide is not appropriate. You need to reconsider your glide or you need to recheck for your glide position. Then there is one more principle that is known as CROX. CROX is contraindication. First you need to identify contraindication before going for any glide. Then repetitions, the only 3 repetitions per day are recommended for any malignant mobilization. Then overpressure is one concept where जहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लाइड हमने अप्लाई किया है, ग्लाइड अप्लाई करने के बाद जब हमने पैसिव मूवमेंट या एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करने को बोला, उसके साथ में करेक्शन करते समय लास्ट में हम जाकर के ओवर प्रेशर अप्लाई करते हैं which helps to improve the range of motion. Then communication is another important point which need to be
टेकन केयर। जब हम पेशेंट से बात करते रहेंगे, जब हम पेशेंट को कंसेंट उससे हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट मोर करेक्टली। देन नॉलेज स्टैंड्स फॉर treatment plans and the pathology. Then S is for sustained mobilization throughout the movement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमने ग्लाइड अप्लाई किया हुआ है, यदि हमने स्पाइनस प्रोसेस में ग्लाइड अप्लाई किया हुआ है और हमारा पेशेंट मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो मूवमेंट करते समय पे उसका ग्लाइड जो है वो मिस हो गया, या ग्लाइड जो उसने दिया हुआ था उसका प्रेशर कम हो गया, तो ये चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देन यदि हम टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे हमने 3 टेक्निक बात डिस्कस किया, वन इज स्नैग, द वन इज नैग एंड SMWLMS, स्पाइनल मोबिलाइजेशन विद लिम्ब मूवमेंट। ये एक और टेक्निक यहाँ पे ऐड हो जाता है, जहाँ पे हम यदि कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए हम इसको, जैसा हमारा न्यूरल मोबिलाइजेशन होता है, न्यूरल मोबिलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं विद स्पाइनल मोबिलाइजेशन। जहाँ पे हमने नैग या स्नैग दिया हुआ है, स्नैग इज जहाँ पे हमने सस्टेन ग्लाइड दिया हुआ, सस्टेन ग्लाइड दे करके हम मूवमेंट जो करवा रहे थे इनिशियली, दैट वाज MWMS, वो दैट स्टैंड्स फॉर मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, जो कि स्पाइन के लिए था। नाउ इफ यू ऐड लिम्ब मूवमेंट तो वो हो जाएगा आपका SMWLMS। तो दिस वाज अबाउट आपका जस्ट Mulligan mobilization. I think Himanshu sir, can we unmute people so that we can get some information कि उनको समझ में आया कि नहीं ये concept? Okay, sir. So I would request all the participants, unless you would have any query, please don't unmute yourself. If you have any query, you can unmute yourself, and if you have queries, then please wait for the another turns to be finished. Now, it's allowed, sir. If anyone has any query, they can ask. Sure, sir. Sure. Then we will move to next one. I think अभी किसी को कोई query नहीं है. Then next one is Maitland mobilization. Maitland mobilization की यदि हम बात करें तो Maitland concept जो है वो हमारा जो भी basic mobilization है उसको हम Maitland concept के फॉर्म में ही देखते हैं। तो मेटलैंड कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो मेटलैंड कॉन्सेप्ट में 2 चीजें हैं, एक आपका मोबिलाइजेशन टेक्निक होता है और एक हाई वेलोसिटी थ्रस्ट होता है, जो कि हम मैनिपुलेशन के फॉर्म में देखते हैं। जो हमारे 5 ग्रेड्स हैं मोबिलाइजेशन के, उसमें हमारा जो इनिशियल 4 ग्रेड्स हैं, दोस 4 ग्रेड्स आर मोबिलाइजेशन, द 5th वन इज मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन का किस तरीके से ग्रेडिंग है वो आप लोगों ने सभी ने बेसिकली पढ़ा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर मोबिलाइजेशन की, जिसको हम पीए ग्लाइड के नाम से भी जानते हैं। यदि हम पीए ग्लाइड की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर स्पाइन बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पैसिव एसेसरी इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स। 2 चीजें हो गई, एक तो हमारा जो वर्टिब्रा है उसको हम डायरेक्टली ग्लाइड दे रहे हैं, या फिर जो हमारे दोनों वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है उस स्पेस को हम ग्लाइड दे रहे हैं। तो हम 2 तरीके से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ कैन बी परफॉर्म बाय द एप्लीकेटर हैंड pisiform over the spinous process, एंड फिर हम उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस, बायलेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस को एक साथ हम मोबिलाइज कर सकते हैं। एज लाइक इफ यदि हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा इस आई डोंट नो यू कैन सी इट और नॉट, ये यदि हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है तो हम डायरेक्टली ट्रांसवर्स प्रोसेस को नीचे की तरफ पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लाइड दे सकते हैं, या फिर जो हमारे दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस है स्पाइनस प्रोसेस के साइड में, दोनों हाथ से हम इसको पोस्टीरियर एंटीरियरली ग्लाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद बारी आती है, यदि हम बात करें यहाँ पे, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वर्टिब्रल सेगमेंट इन अ पोस्टीरियर एंटीरियर डायरेक्शन बैक टू फ्रंट। यदि हमारा पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है, प्रोन पोजीशन में लेटने पे स्पाइनस प्रोसेस ऊपर आ रहा है और उसको हम डाउनवर्ड ग्लाइड दे रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं मेरे पास जो मैं शेयर कर पाऊंगा। मैंने कोशिश किया था कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सकूं, बट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, नहीं कर पाऊंगा, बट दो आई हैव सम वीडियोस वी विल शेयर विद यू। देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन यहाँ पे जो आता है, पेन जो है वो रिडक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ में मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। देन सेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लाइड जो है उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाइल
flexion lumbar spine, the superior vertebral body and its inferior facet joint moves relatively inferiorly and superiorly, as we have discussed previously. जब हमने बात किया था facet joint orthopathy का, वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. Then to increase flexion, the mobilization need to be applied to the vertebra above the hypomobile segment. जो हमारा hypomobile segment है, यदि हम vertebral body की बात करें तो सपोज यदि हमारा हाइपोमोबाइल सेगमेंट जो है वो L3 L4 है, तो हमको मोबिलाइज जो करना होगा यहाँ पे फ्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, दैट विल बी हमको इस हाइपोमोबाइल सेगमेंट के ऊपर के सेगमेंट को मूव करना है. If you want to increase extension, now you need to go for particular vertebra, और या फिर उसके नीचे के vertebral bodies जो हैं उनको हमको मोबिलाइज करना पड़ेगा posterior anterior glide के थ्रू. Then यहाँ पे if the segment does not have sufficient joint play, apply a cushion or pillow under the abdomen. यदि आप यहाँ पे पेशेंट जो है हमारा वो कंफर्टेबली लाई कर रहा है लेकिन वहां पे हमको ग्लाइड के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वी कैन अप्लाई अ कुशन और पिलो. हैंड पोजीशन की यदि हम बात करें तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस को हम यदि ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, पिसिफॉर्म मसल बोन जो है हमारा, उसको हम एप्लीकेटर की तरह यूज करते हैं, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया. द अदर हैंड व्हाट गोज ओवर द फर्स्ट हैंड एप्लीकेटर हैंड, ये फोर्स लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो दिस इज द टेक्निक जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ. अभी सेंट्रल पीए ग्लाइड की यदि हम बात करें तो ये हमने यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस पे किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और यदि हम ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात करें तो बायलेटरल फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर. देन इसके बाद यदि हम ट्रांसवर्स प्रोसेस का ग्लाइड हो गया, देन इसके बाद एक और जो आता ग्लाइड होता है दैट इज लैटरल ग्लाइड, जहाँ पे हम ट्रांसवर्स प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस जो है हमारा उसको हम लैटरली ग्लाइड करते हैं विद थंब, और या फिर हम यूज कर सकते हैं पिसिफॉर्म को उसको लैटरली ग्लाइड करने के लिए. सो दिस वाज अबाउट मेटलेंस मोबिलाइजेशन. अब हम आ जाते हैं डिस्फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. जो हमने प्रीवियसली डिस्फंक्शन बात किया था एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन, एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन में हमने एक बात किया था जो था अपस्लिप. द अदर वन इज जहां पे हमारा इलियम रोटेट हो जा रहा था एंटीरियरली, जहां पे हमको एंटीरियर रोटेशन दिखाई दे रहा था इलियम का, एंड साथ ही साथ में हमारा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था. तो यदि ऐसा डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल रहा है तो उसको हम करेक्ट करने के लिए यहाँ पे किस तरीके से मोबिलाइज करेंगे वो हम आगे देख लेते हैं. उसके yes, so if there is AS ilium is anterior and superior. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, AS ilium anterior and superior, it's moving anteriorly and superiorly. तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन में लिया, साइड लाइन पोजीशन में लेकर के अपर क्वाड्रेंट को हमने रोटेट कर दिया है. अपर क्वाड्रेंट को रोटेट करने के बाद लेग को हम फ्लेक्स करेंगे, हिप जॉइंट से फ्लेक्स करेंगे. नाउ वी विल स्टेबलाइज द अपर बॉडी विद हैंड एंड द अदर हैंड जो कि सैक्रम पे इलियम पे है, और एक रोटेटरी फोर्स अप्लाई करते हैं जहां पे हम इलियम को डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियरली पुल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपर बॉडी को स्टेबलाइज किया हुआ है, लोअर बॉडी में जब हम सैक्रम को लिवरेज, लोअर लिम्ब का लिवरेज लेकर के मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सैक्रम को डाउनवर्ड एंड इंफीरियरली हमने पुल किया. सो आवर हैंड गोज लाइक दिस, जो अंदर की तरफ का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन एंड एडक्शन मूवमेंट हो रहा है बेसिकली. तो ये एक तरीका है जो हम एस इलियम के लिए करते हैं. देन comes the एक और मेथड है इसका जिसको हम लॉन्ग लीवर बोलते हैं, या ऑस्टियोपैथी में शिकागो मेथड बोला जाता है इसको. उसकी भी हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लिम्ब लेंथ चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लेस किया. जिस तरफ एस है उसको हमने पैर को ऊपर रखा, अपर बॉडी को क्रॉस किया. नाउ ASIS को यहाँ पे हमने स्टेबलाइज करके, ASIS को हमने स्टेबलाइज किया हुआ है, अपर बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ के सेम टाइम पे ASIS को डाउनवर्ड हम पुश कर रहे हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, सो दैट इट रीचेस बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. एक और मेथड है AS इलियम के लिए. AS इलियम की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ले लेते हैं. प्रोन पोजीशन में लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा इलियम है, इलियम को ग्रास्प किया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे एज यू कैन सी हियर
ग्रास्प करने के बाद इसको मैं एंटीरियरली टिल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। As you can see here कि यहाँ पे इसको एंटीरियरली टिल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड इसके बाद नाउ इफ इट इज पीआई इलियम पोस्टीरियरली ये जाके स्टक हो गया है, तो पोस्टीरियरली स्टक होने की कंडीशन में इसको हम क्या करना चाहेंगे, हम इसको एंटीरियरली पुश करना चाहेंगे। तो पेशेंट को हमने प्रोन लाइन पोजीशन पे लिया हुआ है। प्रोन लाइन पोजीशन पे लेने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लिम्ब को नी से फ्लेक्स कर लिया। नाउ आई विल प्रोड्यूस एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट, और एक्सटेंशन के साथ में जो इलियम है उसको एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। As you can see here, यहाँ पे इलियम के ऊपर मैंने हैंड प्लेस किया हुआ है, लिम्ब को एक्सटेंशन में लिया, एक्सटेंशन में लेकर के एक थ्रस्ट मैनिपुलेशन यहाँ पे लास्ट में अप्लाई किया। देन देयर इज वन मोर कंडीशन जिसको हम आयन इलियम बोलते हैं। आयन इलियम जहाँ पे हमारा जो आउट फ्लेयरिंग कंडीशन डेवलप हो जाता है, जिसमें हमारा सैक्रम जो है वो जाकर के स्टक, सैक्रम और इलियम जो है, इलियम जाकर के स्टक हो जा रहा है, जिसकी वजह से आउट फ्लेयरिंग डेवलप हो रही है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आयन इलियम। आयन इलियम को यदि हम एग्जांपल देखें तो दिस मॉडल पर्टिकुलरली हैज आयन इलियम। सो उसको कैसे करेक्ट करते हैं उसको यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। I'll show you just a minute. As you can see here, यहाँ पे जो PSIS की पोजीशन है और जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस की पोजीशन है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो डिस्टेंस में चेंजेस दिख रहे हैं हमको। यहाँ का जो PSIS है ये काफी दूर है एज कम्पेयर टू दिस वन। दैट मीन्स दिस इज इन्वर्टेड, फिक्स इन द इनर पोजीशन। इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम मैनिपुलेशन देते हैं दैट इज स्कूटर मेथड। इसमें यहाँ पे लिम्ब पोजीशन ऐसे रहेगा पेशेंट का। नाउ एक थ्रस्ट के साथ में ये वापस से ओपन अप हो जाता है। इसको हम वापस से देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कहां तक वापस गया। एज वी कैन सी हियर नाउ द डिस्टेंस इज लेस। अभी यहाँ पे हमारा जो इलियम है वो अपनी पोजीशन पे आ गया है और काफी हद तक ये डिस्टेंस बराबर हो गया है। The next one is lumbosacral stretch, या फिर lumbosacral stretch के लिए बेसिकली कुछ मेरे वीडियो के साथ में प्रॉब्लम हो गया, इसका मैं वीडियो आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि हमारा पेशेंट जो है वो प्रोन लाइन पोजीशन पे है और प्रोन लाइन पोजीशन पे होने पे थेरेपिस्ट जो है वो साइड में स्टैंड करेगा, एक हाथ जो है उसका वो अप्लाई करता है अपने वन हैंड को ओवर द सैक्रम एंड अदर हैंड स्टेबलाइजेस द डोर्सल बैक। तो यहाँ पे हम जो पुश दे रहे हैं वो डाउनवर्ड पुश होता है। डाउनवर्ड पुश के साथ में हम यहाँ पे सैक्रम को नीचे की तरफ पुश करते हैं, सो दैट जो हमारा मस्कुलर स्पाज्म डेवलप हुआ था एलएस जॉइंट के आसपास में उसको हम रिड्यूस कर सके, या फिर यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे थे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसको हम कम कर सकें एंड मसल्स को रिलैक्स कर सकें फर्दर मोबिलाइजेशन के लिए। इसको एक और तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है जहां पे हम लंबर मैनुअल स्ट्रेच जिसको हम बोलते हैं। लंबर मैनुअल स्ट्रेच की यदि हम बात करें तो लंबर मैनुअल स्ट्रेच करने के लिए सेगमेंटल स्ट्रेच हो सकता है, या फिर सेगमेंटल स्ट्रेच के साथ में इसको हम रोटेटरी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एज यू कैन सी हियर कि सेगमेंटल स्ट्रेच कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसको हम देखते हैं। एक हाथ से मैंने अपर वर्टिब्रा को स्टेबलाइज किया हुआ है, दूसरे हाथ से मैं स्पाइनस प्रोसेस को होल्ड करके डाउनवर्ड पुल करने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट कि वहां पे जो भी आपका टाइटनेस जनरेट हुआ है उसको मैं रिलीज कर सकूं। ये जो हमारा फैसेट जॉइंट ऑर्थोपैथी है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि बैक पेन की कंडीशन लेकर के यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है, उस समय पे यू डोंट वांट टू पुट दैट फीमेल ऑन प्रोन लाइन पोजीशन, तो हम इस पोजीशन को यूज कर सकते हैं। एक और मेथड जो इसी में यूज होता है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने सेम जो मूवमेंट परफॉर्म किया था, जो सेगमेंटल डिस्ट्रैक्शन दिया था, सेगमेंटल डिस्ट्रैक्शन के साथ में एक रोटेटरी कंपोनेंट को ऐड कर दिया है,
जहाँ पे लिम्ब को हमने फ्लेक्शन में ले लिया है, लिम्ब को फ्लेक्शन में लेने की वजह से लंबर स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में चला गया, और साथ ही साथ में फ्लेक्शन में आने की वजह से यहाँ पे रोटेटरी कंपोनेंट ऐड हो जाता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, और साथ ही साथ में मेरा हाथ जो है ये इट्स गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये डिस्ट्रैक्शन के साथ में रोटेशनल कंपोनेंट को भी ऐड कर रहे हैं। देन देयर इज वन पैसिव मूवमेंट, जहां जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं इस टेक्निक को, लोअर बैक की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। पेशेंट पोजीशन जो है उसको सुपाइन पोजीशन में हम ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मुझसे पूछते हैं कि सर फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल फोर्स लगेगा, बट नहीं लगता। आपको जस्ट राइट टेक्निक को समझना पड़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे जब हम पेशेंट को लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट करने के बाद यू नीड टू स्टेबलाइज योर आर्म। आपको पुल नहीं करना है, यू नीड टू स्टेबलाइज योर आर्म एंड स्ट्रेटन अप योर बैक। जैसे ही आप स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, पेशेंट के वेट को आप लिफ्ट कर पाते हैं, और पेशेंट को लिफ्ट करके हम यहाँ पे पैसिव मूवमेंट के फॉर्म में हम दोनों तरफ मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, स्पाइन का साइड फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट जो वहाँ पे मस्कुलर स्पाज्म डेवलप हो रहा था उस स्पाज्म को हम रिड्यूस कर सकें। एज यू कैन सी हियर, अगेन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये बैक को लिफ्ट किया एंड एक तरह से रॉकिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट आपके बैक की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। इसमें एक बेनिफिट और होता है साथ ही साथ में हमको यहाँ पे, कि यदि हम ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो जब हमने लिफ्ट किया हुआ है बैक को, तो ये एक तरह से ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है लंबर बैक पे, और ट्रैक्शन के साथ में हम मूवमेंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्शन इटसेल्फ एज वी नो कि वो मस्कुलर स्पैज्म को, मसल गार्डिंग को कम करता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे जब हम पैसिव मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक तरीके से फीडबैक जा रहा है हमारे ब्रेन को, जिसमें मसल्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगती हैं। Then there is one more condition, hamstring tightness, जो लो बैक पेन के लिए बहुत बड़ा कल्प्रिट माना जाता है। तो यदि यहाँ पे बात करें कि ग्लाइड्स दे करके हम किस तरीके से लंबर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर लें, और यहाँ पे हम हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस को कम कर सकते हैं या रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं, सो दैट जो हमारे बैक पे जो स्ट्रेस पड़ रहा था उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक है, ये टेक्निक एकदम अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है अभी इस समय पे, क्योंकि मेरे पास बेल्ट नहीं था आज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मेरे पास मलिगन बेल्ट नहीं था मेरा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे शायद, मेरा हॉस्पिटल जो है वो इस समय पे कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो गया है, सो मुझे एक दूसरे सेंटर पे जाकर के मुझे परफॉर्म करना पड़ा ये वीडियोस आप लोगों के लिए। बट इसमें यदि बेल्ट ऐड करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टेक्निक इज सेम। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। As you can see here, he is not able to touch his toes. अभी यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब हम मलिगन मोबिलाइजेशन देते हैं तो मलिगन मोबिलाइजेशन देने के समय पे हम क्या करते हैं, हम ग्लाइड देने के पहले वी नीड टू पुश इट अपवर्ड, सो दैट जो हमारा फेसेट जॉइंट लॉक पोजीशन में है उसको हम ओपन कर सके। फेसेट जॉइंट को ओपन करके देन वी नीड टू गो पीए ग्लाइड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप यहाँ पे यदि वीडियो में देखेंगे तो इनिशियली मैंने यहाँ पे पहले एप्लीकेटर हैंड को अप्लाई किया, देन मैंने इसको पुश किया अपवर्ड, देन इसके बाद फर्दर मैंने इसको पीए ग्लाइड दिया है। As you can see here, यहाँ पे ये दिया, and believe me, this is a very good technique. Hardly 5 to 6 repetition में range of motion improve हो गया। As you can, अभी यहाँ पे हम देख पाएंगे इसको कि पेशेंट का range of motion किस तरीके से improve होता है। Now you can see that patient is able to perform more flexion. यदि ये बेल्ट के साथ में परफॉर्म किया गया होता तो यहाँ पे हमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते।
देन पैरिफॉर्मिस मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पैरिफॉर्मिस मसल्स के लिए हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो जो सूटेबल सब मेरे लिए जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो ये पोजीशन होती है जहाँ पे मैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेकर के नी को क्रॉस करवाता हूँ और उसके बाद फर्दर फ्लेक्शन में लेकर के जाता हूँ। देयर इज वन मोर राइट नाउ। थोरेसिक थ्रस्ट मैनिपुलेशन की यदि हम बात करें तो थोरेसिक थ्रस्ट मैनिपुलेशन जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि यदि हमको लंबर स्पाइन पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है उसको कम करना है तो थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए दो टेक्निक है, एक मोबिलाइजेशन हम दे सकते हैं थोरेसिक स्पाइन का या फिर थोरेसिक मैनिपुलेशन दे सकते हैं। थोरेसिक मैनिपुलेशन में दो तरीके से देते हैं, वन इज बनाना थ्रस्ट एंड द अदर वन इज क्रॉस हैंड मैनिपुलेशन। आई थिंक मेरे पास जो वीडियो है दैट इज बनाना थ्रस्ट, मैं उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। पेशेंट को हमने यहाँ पे प्रोन पोजीशन में लिया हुआ है, मैंने दोनों हाथ को अपने स्पाइन ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे, जस्ट मिनट, मैंने जब यहाँ पे ये मूवमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये मूवमेंट इसलिए है ताकि मैं सॉफ्ट टिश्यू को डिस्पर्स करके और एंड रेंज पे पहुंच सकूं, बैरियर पे पहुंच सकूं। बैरियर पे पहुंचने के बाद एज वी कैन सी हियर, आप लोग हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मैनिपुलेशन देंगे स्पाइन का, आपके एल्बो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, एल्बो शुड बी बेंड, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो बॉडी वेट से लगाना चाहिए, ना कि हैंड से लगाना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपके एल्बो जो है वो बेंड रहे। एल्बो यदि बेंड नहीं रहेगा तो आप एक्सेसिव फोर्स जनरेट करेंगे जो कि डैमेज कर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल विद दिस टेक्निक। नाउ मैकेंजी टेक्निक के बारे में बात कर ले। मैकेंजी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना इतने कम सेशन, इतने छोटे सेशन में पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने मैकलैंड और मलिगन के बारे में बताया, वैसे ही डिस्कस करना चाहता हूँ मैकेंजी के बारे में। मैकेंजी कॉन्सेप्ट जो है उसमें एक मैकेंजी कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं हमेशा सुनाता हूँ। बेसिकली मिस्टर मैकेंजी जब ट्रीटमेंट कर रहे थे अपने पेशेंट्स का, तो देयर वाज वन पेशेंट जो बिना अपॉइंटमेंट के उनकी क्लिनिक पे आ गया था और उस बंदे को बहुत सीवियर बैक पेन हो रहा था। उनको रेस्ट करने के लिए बोला गया, एक रूम में जाकर के वो पेशेंट जाकर के वहां पर रेस्ट करने लगा। जब डॉक्टर मैकेंजी वहां पे पहुंचे, उन्होंने उस पेशेंट से पूछा उसकी कैसा है पेन, तो आधे घंटे बाद वो पेशेंट बोलता है आई डोंट हैव एनी पेन, जो कि लिम्प करते हुए बहुत बुरी तरीके से चल करके आ रहा था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जब उन्होंने वापस से असेस किया, सारी कंडीशंस को देखा, देन ही रियलाइज कि पेशेंट जो है वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में वहां पे लेटा हुआ था और उस ऑकवर्ड पोजीशन की वजह से पेशेंट का पेन रिलीफ हो गया था। दैट कंडीशन वाज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन, और वो हाइपर एक्सटेंशन उस समय पे बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक मूवमेंट माना जाता था स्पाइन के लिए। कहा जाता था कि स्पाइन डैमेज हो जाती है। दिस इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट में तीन चीजें होती हैं। वन इज एबोलिशन सेंट्रलाइजेशन, दूसरा रिडक्टिव सेंट्रलाइजेशन, तीसरा अनस्टेबल सेंट्रलाइजेशन। इसके पहले कि ये कॉन्सेप्ट समझे, आप सेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये रिफर्ड पेन, एज वी कैन सी हियर, दिस पेन इज रेडिएटिंग डाउन टू द लेग। अभी ये पेन जो है ये धीरे धीरे कम होकर के सिर्फ लोकलाइज पार्ट पे आ जा रहा है। इसको हम प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो हमारा जो मैकेंजी कॉन्सेप्ट है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उस समय पे सेंट्रलाइजेशन अचीव करना ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अभी यदि हम इसकी बात करें कि सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, तो उसमें एवोल्यूशन सेंट्रलाइजेशन होता है जहाँ पे पेन जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। दूसरा रिडक्टिव है जहाँ पे पेन कम हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। तीसरा अनस्टेबल है जो कि पेन वापस से दोबारा रीप्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं सेंट्रलाइजेशन के, एबोल्यूशन सेंट्रलाइजेशन, रिडक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड अनस्टेबल सेंट्रलाइजेशन। अभी एक और चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है, दैट इज लिस्टिंग। लिस्टिंग की यदि हम बात करें, दैट इज बेसिकली शिफ्ट ऑफ वर्टेब्रल बॉडी ओवर द अनदर वर्टेब्रल बॉडी। इट्स नॉट लिस्थेसिस, लिस्थेसिस इज टोटली डिफरेंट थिंग।
लिस्टिंग इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे लैटरल शिफ्ट हो जाना या फिर एंटीरियर शिफ्ट हो जाना, दिस इज आल्सो नोन एज एंटीरियर लिस्टिंग और लैटरल लिस्टिंग। मैकेंजी एक्सरसाइजेस, जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हमने पढ़ा हुआ है, दो तरीके की एक्सरसाइज होती है, वन इज फ्लेक्शन एक्सरसाइज, द अदर वन इज एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। इसको बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट दो आई कैन वेट अ मिनट। एज वी कैन सी हियर कि जैसे ही यहाँ पे हम एक्सटेंशन में जाते हैं, तो एक्सटेंशन में जाने पे यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एज यू कैन सी ये कि जैसे ही हम एक्सटेंशन में जाते हैं, उस समय पे हमारा जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वर्टिब्रल बॉडीज का, वो एक दूसरे से दूर हो जाता है, और जैसे ही ये वर्टिब्रल बॉडी दूर हो रही है, देयर इज अ वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारा डिस्क प्रोट्रूड आउट हुआ था, उसको वापस लाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेंजी अप्रोच। Then I think for today's session, this is the last slide. Thank you everyone. यदि आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ आप लोग दोबारा से पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। हिमांशु सर। Yes, sir. Yes. सर आई थिंक वी कैन स्टार्ट इट अगेन कि Yes, yes. यदि किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। Yes, definitely, sir. So Sir. it was really a very, very good and great session, sir. And it was a virtual workshop, I would say, for the back pain Sir, thank management. you. All the Sir. specialized techniques you have explained in a very nicely way, and you have even we can see the hard work you have done for the for this particular session. Made the videos, and so it can be made more virtual and more hands-on. So it was really a good hands-on experience today. We had a great learning here, and now we are open for the participant. If anybody has any query, they can unmute themselves and then ask the question. If you have any query, you can just ask me. Yeah, we are getting the great, excellent feedback in the chat box, and it was really an amazing session, sir. We had a good virtual experience, a good hands-on experience of the all the techniques of the low back pain. Even though in such a short time you have discussed, even nicely explained the Maitland, Mulligan, and McKenzie approaches. So it is very tough to cover all these things. I just tried to explain the basic things right Yeah. now. But it was really, sir, really everything you have explained in a great way, and every technique has been covered in a such a good way and very good presentation. I think there is no such questions. Yeah, we are having the feedbacks, the great feedbacks in the chat box. Oh, No more okay. queries here. So it was really, really superb and mind-blowing and amazing session, sir. We had a really great learning here, and we can even anyone can see the hard work you have done for this session, that made the videos for each and every technique. It is really tough. So finding time and preparing it in a such a great way is really it shows your commendable job and your dedication towards the profession and teaching. Really, sir, heads off to you, sir. Thank you, sir. So it was really a great session, and we are really thankful to all the participants for joining us. And
I would like to let you know, sir, today in our session, we are having the Sure. participant from around 4 countries. And few Oh, more okay. new participant also joins us. Few from the Malaysia. Dr. Nanda Kumari also joins us from the Malaysia. And Okay. Dr. Amita Anup Sharma joining us from the Saudi Arabia, Longaway. Dr. Charu Sharma ma'am joining us Longaway from the Washington, USA. And participant from the all over areas of I the would like to thank everyone. I would like to thank everyone for joining today's session. Thank you very much. and many senior faculty members also joins us here for this great session today. And we are really blessed to have and blessed to be always supported and blessed by our my faculty members, my teachers, Dr. Harsh Rajiv sir, Dr. Charu Sharma ma'am, and Ritu ma'am. So we are really thankful to you for your continuous support and your continuous blessings, and very thankful to all the participants who are joining us from all the whole world even, and we are really thankful to all the participants. It was such a great session, and a great listener also joins us. At the last, there is information that tomorrow we'll again have a session on the same time. So please stay tuned, stay in touch for the tomorrow's session. Tomorrow we'll have the session by Dr. Aarti ma'am, and so we'll be here again on the 9 p.m. Till then, stay safe, stay tuned, and again, really thankful to you and heartful thanks to you, sir, for this great session. And would love to hear you from other for other topics in future too. If you Definitely, sir. can spare Definitely. some In time. future, we will try It to was really an come with amazing some other session. topics. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you all Thank you, the everyone. participants. Have a good day.